मैं, मेरे से ज्यादा बीमार कौन है? ਤੁਸੀਂ जवान लोग हो, जवान लोग नहीं बीमार होते, बुढ़े लोग साढ़े वर्गे बुढ़े बीमार होंगे ने हैं। जवान बहुते बीमार हो रहे ने आजकल। ते जवान खांदे की ने? शुआरमे, बर्गर, हैं, पिज्जे, तो फिर बीमार ही होना है। खुराक आपकी जो है, देसी कुकड़ियां खानी नहीं खानी, वलैती क्लास में दस। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਰਿਕਾर्डिंग, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਸੁਣਨਗੇ कि मास्टर कितना जालम है। अच्छा जी, ये डायरेक्ट लेबर की है किसी ने? आपने की है बेटा? समझ तो तू गया होएगा, कोई हाल नहीं तेरा है। चश्माटू है, तेरे अब्बू को बुला लेना मैंने, उनको बुला के ना, तेरी खिंचाई नहीं करनी, अब्बू की खिंचाई करनी है। फिर तेरे अब्बू ने कहना है कि मास्टर जान दे, तेरी मेहरबानी। अच्छा चलो पढ़ते हैं जरा। एवं मैं पुछ पुछा के शर्मिंदा हो रहे हैं, कल तो ना करके आए ना, फिर तेन कुटांगा पड़ के, तो मैंने जानता नहीं है। हाँ, कुछ सुन पैने ने कल तेन। अच्छा, कहता है कंपनी हैड हायर्ड स्किल्ड लेबर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एट ₹1000 पर आवर। चले ये वाला पैराग्राफ मैं बाद में पढ़ता हूँ, स्किल्ड लेबर का ये पहले पढ़ता हूँ। कहता है इफ एसएल ऑफर इज एक्सेप्टेड। एसएल कौन है? वो कस्टमर जिसके लिए आपको डीजिंग बनाना है। इफ एसएल ऑफर इज एक्सेप्टेड देन डीजिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ। हाँ जी, ये जो 350 यूनिट्स है इसको क्या बोलते हैं? बैच साइज। ये बैचेस नहीं है, बैच साइज है। बैचेस ऑफ 300 का मतलब होता है एक बैच में कितने यूनिट्स बनाने हैं? 350 यूनिट बनेंगे, और टोटल 3500 यूनिट्स बनने हैं। टोटल कितने यूनिट्स बनने हैं? तो नंबर ऑफ बैचेस कितने बनाने हैं? 10। फर्स्ट बैच पे 400 घंटे लगेंगे। लर्निंग कर्व इफेक्ट कितने % है? और बट वुड रिमेन इफेक्टिव। लर्निंग कब तक इफेक्टिव होगी? फॉर द, इस लाइन से पढ़ के पता चल रहा है कि क्वेश्चन में यूनिट वाइज लर्निंग नहीं है, बैच वाइज सवाल हल होना है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता है यूनिट्स 1800 यूनिट्स या 1500 यूनिट्स लिख देता, फिर वो बैच वाइज भी होता ना सवाल, तो सॉल्व बैच वाइज नहीं होना था, यूनिट वाइज हल होना था। ठीक है, तो टोटल कितने बैचेस बनाने हैं? 4 बैचेस तक लर्निंग है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। 4 बैचेस ड्यूरिंग लर्निंग फेज है, और जो अगले 6 बैचेस हैं, अगले 6 बैचेस हैं वो आफ्टर लर्निंग फेज है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ लर्निंग, ये इंडेक्स ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं? बी दिया हुआ है। तो ये हम पढ़ के पहले इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं स्किल्ड लेबर के लिए। मुझे पता नहीं नोट नंबर कौन सा है, क्योंकि मैंने कल नोट नंबर वहीं पे बीच में ही मिक्स मुक्स कर दिए थे। तो नोट नंबर 5 होगा स्किल्ड लेबर का, और उसमें लर्निंग कब है। अभी वैसे मैंने पूरा नहीं पढ़ा, वैसे हमें पूरा पढ़ के शुरू करना चाहिए, तो लेकिन मैं लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 9 नंबर का है ये लर्निंग कर्व वाला पॉइंट। ओ, लर्निंग कर्व कह रहा हूँ, पूरी लेबर वाला जो पॉइंट कराऊंगा ये 9 मार्क्स का है। दूसरी क्लास में मैंने मार्किंग प्लान इसका दिखाया है कि आपने जो रखा हुआ है, तो इसका मतलब है बीच में से 3 से 4 नंबर तो लाजमी है ना इसके। तो सबसे पहले मुझे बताएं क्वेश्चन के मुताबिक टाइम ऑफ फर्स्ट बैच क्या है? बताओ भी बताओ, टाइम ऑफ फर्स्ट बैच जिसको ए से डिनोट करते हैं, 400 घंटे। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ बैचेस हैं जो हमने इस ऑर्डर में बनाने हैं? 3500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 350 यूनिट्स एक बैच में, 10 बैचेस। और इसमें से कितने बैचेस पे लर्निंग है? 4 बैचेस ड्यूरिंग लर्निंग फेज है,
और 6 बैचेस आफ्टर लर्निंग है। आगे और इंडेक्स ऑफ लर्निंग कितना है? इंडेक्स ऑफ लर्निंग जो था -0. हाँ जी, लर्निंग कितने बैचेस तक है? पहले 4 बैचेस तक। कितने बैचेस तक है? पहले 4 बैचेस तक। तो जो अगले 6 बैचेस थे उस पर जो टाइम लगना है वो 4th बैच का, 4 बैचेस का नहीं, 4th बैच का टाइम निकालना है आपने। तो अब आपको अगर 4th बैच के लिए करना हो तो हमने यहाँ पर हेडिंग देनी होती है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस, यूनिट्स नहीं बैचेस, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर बैच होता है। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे टेबल फॉर्म में ना करें वैसे ही कर लें। हाँ जी, उसके बाद अगला कॉलम क्या होता है? क्यूमुलेटिव टोटल टाइम। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पहले से लेकर अब तक। जी, कितने बैचेस के लिए सॉल्व करेंगे पहले? फर्स्ट 3 बैचेस के लिए, थर्ड नहीं लिखना, 3 बैचेस क्यूमुलेटिव, और फिर 4 बैचेस। जिसने यहाँ पे थर्ड लिख दिया वो गलत कर रहा है। जितने भी लोगों ने थर्ड लिख दिया गलत है, थर्ड नहीं लेना, 3 बैचेस है, 3 क्यूमुलेटिव बैचेस हैं, थर्ड लिखने वाले गलत हैं। थर्ड तो एक बैच को शो करता है और ये 3 बैचेस हैं। कितने? 3। और ये नीचे वाले 4। 4 का मतलब है 4 क्यूमुलेटिव पहले से लेकर 4 तक। तो y इज इक्वल टू a 400 इंटू x, y इज इक्वल टू 400 इंटू 4। जी, क्या आता है ये पहला वाला? 819 यानी 82 कर लो बस, ठीक है। और ये 97। ये 3 बैचेस का टाइम है पर बैच। कितने बैचेस का टाइम है? 3 बैचेस का एवरेज टाइम है पर बैच। और ये जब मैंने पहले दिन पढ़ाया था तो मैंने इसको पढ़ने का तरीका बताया था कि ये 4 बैचेस का एवरेज टाइम है पर बैच। ये 4 बैचेस का है, ये कितने का है? तभी इसको इंटू 3 करना पड़ेगा। तो इसको इंटू 3 करें, 4 6। और ये 4 बैचेस का है तो इंटू 4.88। ये ले। अब आपने क्योंकि चौथे बैच का एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो उस एग्जैक्ट टाइम को इंक्रीमेंटल टाइम भी कहते हैं। तो चौथे बैच का एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा? हाँ जी, 4th बैच का। अब यहाँ पे 4th लिख सकते हैं आप। तो जिन्होंने ये कुछ तीसरा सवाल है जो मैं करा रहा हूँ, 2 सवाल मैंने रिकॉर्डिंग में कराए हैं लर्निंग कर्व के, भेजी थी। अब पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, उम्मीद है नहीं। वह काम नहीं करते तो उन्होंने घर वाला काम कितने करना है जी। तो या अल्लाह ये पास ना करें इन्हें, जो काम नहीं ना करते इनकी एफर्ट्स का रिवॉर्ड इन्हें देंगे जितनी ये एफर्ट्स पुट करें। अगर ये आखिरी महीने पुट करें तो इनको अगले साल पास करेंगे। तो 181.42। हाँ जी,
हाँ, तू तो अगले साल ही पास होने लगा, ये पीछे जो आ रहा है पेपर देने से पहले जो साल चढ़ रहा है 181.42, ये कौन से बैच का टाइम है? फोर्थ का। ये टेबल हमारा लर्निंग तक के लिए होता है। अच्छा, तो मुझे तो वैसे टोटल लेबर आवर चाहिए 10 बैचेस के। कितने बैचेस के? तो पहले 4 बैचेस ड्यूरिंग लर्निंग थे, पहले 4 बैचेस ड्यूरिंग लर्निंग थे। और अगले 6 बैचेस जो थे उन वो लर्निंग से बाहर है, आफ्टर लर्निंग है। उसमें हर बैच का टाइम कितना लगेगा? हर हर बैच पे 181.42। सैटरडे को टेस्ट है, कोई नहीं, 5000 तैयार रखे। इस दफा लेना ही लेना लाजमी जी। 6 बैचेस एट द रेट ऑफ 181.42, तो छोड़ दिया पिछली दफा मैंने जी। कितना आता है? 10। अब इस दफा नहीं छोड़ना, फिर भी फेल होना लेते भी है। टोटल करो पॉइंट कितना आता है? 4। ये ले जी, टोटल 10 बैचेस का ये टाइम है, यानी जो आपको टाइम रिक्वायर्ड है, इतने घंटे रिक्वायर्ड है। कितने घंटे रिक्वायर्ड है? 2112.40। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर पाया जाएगा। 2112.40 आवर्स रिक्वायर्ड है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या लेबर के पास क्या कोई स्पेयर कैपेसिटी है पहले से कि नहीं है। अगर स्पेयर कैपेसिटी हो तो उसको पहले यूटिलाइज किया जाएगा, बाकी टाइम के लिए फिर जो वो कहता है। तो देखे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था बुलेट नंबर 1 में स्किल्ड लेबर के, जो मैंने छोड़ा था ये वाला बुलेट, कहता है हमने स्किल्ड लेबर को हायर कर लिया हुआ है थर्ड पार्टी से, और उसका 1 घंटे का रेट क्या है? 1000 रुपये अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ये रेट हमने तय किया था। अगर एसएल का ऑर्डर हम एक्सेप्ट ना करें, अगर हम उसका ऑर्डर एक्सेप्ट, लेकिन हम तो इस कैलकुलेशन अजम्पशन पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि हमने ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, याद रखिएगा। हम इसी अजम्पशन पे सारी रेलेवेंट कॉस्टिंग चला रहे होते हैं, हालांकि हमने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एजम्पशन यही चल रही है हमारी कैलकुलेशन की कि हमने ऑर्डर एक्सेप्ट करना है जी, हमने एक्सेप्ट करना है जी, हमने करना है। इसी बेस पे सारी चल रही होती है। कहता है अगर ये ऑर्डर हम एक्सेप्ट ना करें तो उनके पास कितने घंटे बेकार होंगे, यानी इस ऑर्डर के बगैर जो हम करने जा रहे हैं स्पेशल ऑर्डर, इसके बगैर उनके पास कितने घंटे आइडल या स्पेयर होंगे। और 200 घंटे के आपको 50% फारिग टाइम में भी देना पड़ेगा। तो ये वो पार्शियल रेट वाला केस है। कौन सा केस है? कि वर्कर अगर स्पेशल ऑर्डर ना हो तो वर्कर 200 घंटे के लिए फारिग होते हैं, और हम उनको 200 घंटे में 50% तो देते ही देते हैं। अब अगर हम वर्कर को 200 घंटों के लिए स्पेशल ऑर्डर पे एसएल वाले यूज कर लें, किस पे यूज कर लें? एसएल। एसएल कौन है? जिससे डीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। अगर हम इन वर्कर को 200 घंटे के लिए स्पेयर टाइम में से यूज कर ले, तो क्या आप कोई इजाफी पेमेंट करेंगे उनको कि नहीं करेंगे? कितनी इजाफी करेंगे? वो जो रिमेनिंग 50% है, जो पहले 50% है वो दे दिया हुआ है, वो रेलेवेंट नहीं है। जो रिमेनिंग 50% है ना, वो रेलेवेंट होगा। बात समझ आ रही है? रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, ये टोटल घंटे चाहिए, ये 2112। 200 घंटे कहाँ से यूज करेंगे? उनके स्पेयर टाइम में से। जी, 200 घंटे नॉर्मल रेट 1000 रुपये है पर आवर, लेकिन इसका 50% तो पहले दे चुके हुए हैं, रिमेनिंग 50% देना है। अब बच्चे समझते हैं सर ये जो 50% ले रहे हैं वो पुराने वाला ले रहे हैं जो दे दिया हुआ है। नहीं, गलत है। मैं पुराने वाला 50% नहीं ले रहा,
वो तो वैसे ही देना था, अगर ना भी कॉन्ट्रैक्ट आता वो अनअवॉइडेबल है। रिमेनिंग वाला अगर वो 40% होता ना, तो मैं यहाँ पे कितने परसेंट अब ले रहा होता, 60% रिमेनिंग रेलेवेंट लेता। वो लगता 50-50 की वजह से लगता है कि सर आपने तो 50% कहा था, रेलेवेंट नहीं होता। तो बेटा जो पहले दे दिया या कमिट किया हुआ है वो रेलेवेंट नहीं है, रिमेनिंग वाला रेलेवेंट है। ये कितना आती है अमाउंट, 1 लाख। बाकी के लिए स्किल्ड लेबर कितने घंटों के लिए चाहिए, हाँ बाकी स्किल्ड लेबर 19 इतने घंटों के लिए चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बताया, तो हम हायरिंग एज्यूम कर लेते हैं और 1000 रुपए रेट पर ही हायरिंग एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इतने घंटों की तो हायरिंग होनी है। हायर होती रही है ना, ये लेबर पहले जो हायर की थी वो फारिग नहीं है, तो और हायरिंग एज्यूम कर लेंगे, वो जितनी आती है पता नहीं। तो 191200 की ये कॉस्ट है, तो टोटल कर लेंगे जो भी आता है। अगर वो कहते हैं इनके पास बिल्कुल फारिग टाइम नहीं है, तो मैं फिर 2112 घंटों की हायरिंग एज्यूम कर लेता। लेकिन अगर वर्कर के पास फारिग हो, सुन लो भाई, अगर वर्कर के पास फारिग टाइम हो, फैक्ट्री में फारिग कैपेसिटी हो, कहीं भी कोई चीज फारिग है पहले, तो पहले फारिग वाले रिसोर्सेज यूज करते हैं, असूल याद रखना है, ठीक है। क्या यूज करते हैं पहले, वर्कर फारिग है तो पहले वर्कर का फारिग वाला टाइम यूज करो, बाद में देखो ओवर टाइम या हायरिंग या कुछ और। अगर स्टोर रूम में कोई कैपेसिटी फारिग है, तो पहले फारिग वाले में से यूटिलाइज करो। फारिग वाली चीजों की स्पेयर एक्स्ट्रा कॉस्ट कम होती है वैसे, या होती नहीं कई दफा। अगर फारिग स्टोर में जगह पड़ी है और आप उस स्टोर का पहले ही किराया फिक्स देते हैं, तो बेटा फिर आप जितना पुराने स्टोर की जगह इस्तेमाल करेंगे वो तो कोई किराया नहीं होगा, हाँ नई एडिशनल जगह का किराया पड़ेगा। समझ आ रही है। सेम काम फैक्ट्री में है, अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद है थोड़ी सी, तो जितनी मौजूद है पहले वो तो बनाओ, फिर बाकी के लिए या कैपेसिटी बढ़ा लो या मार्केट की डिमांड सेक्रीफाइस करो, जो आप सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। हमेशा रिसोर्सिस डिसीजन मेकिंग कहती है, बल्कि डिसीजन मेकिंग नहीं कहती, सॉरी सॉरी, इकोनॉमिक्स कहती है। आपने एग्जाम्शन ली होगी कोई मसला नहीं, लेकिन वो बात एक सिंपल सी है कि हर बंदा चाहता है कि मेरा फायदा मैक्सिमाइज हो। फायदा क्या हो, इसको कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। और फायदा मैक्सिमाइज करने के लिए हर बंदा चाहता है कि मेरे पास जो चीज पहले से मौजूद है और वो बेकार है, तो पहले मैं वो इस्तेमाल करूंगा। वो जो यूजर है वो रैशनल है, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स, रैशनल यूजर, रैशनल पर्सन। रैशनल का मतलब होता है सियाना, अपने फायदे को प्रेफरेंस देने वाला। तो अगर मेरे पास कोई चीज बेकार पड़ी हुई है, तो मैं नई लाने से पहले कोशिश करूंगा जो बेकार या स्पेयर है उसको यूज करें। ये रैशनल एटीट्यूड है। वो इररेशनल एटीट्यूड होगा कि स्पेयर भी पड़ी हुई है फैक्ट्री में कैपेसिटी में, फिर भी कैपेसिटी बढ़ाई जा रहा हूं। मेरे पास स्पेयर मटेरियल पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ इस्तेमाल करने की बजाय मैं नया खरीदी जा रहा हूँ। मेरी मशीनरी बेकार पड़ी हुई है, वो बेकार यूज करने की बजाय मैं नई किराए पे ला रहा हूँ या नई खरीदी जा रहा हूँ। ये रैशनल एटीट्यूड नहीं है। और पूरी डिसीजन मेकिंग एज्यूम करती है कि डिसीजन मेकर्स आर रैशनल। हम लोग यानी जो डिसीजन मेकर हैं वो कौन है, रैशनल अक्लमंद सियाने लोग हैं। हमने ऐसी कोई बोंगी नहीं मारनी जिससे कि लगे कि वो यार बोंगे, गोंगलू बच्चे। नहीं नहीं समझ आ रही है आपको, रैशनल समझ आ गया, गोंगलू बच्चे नहीं समझ, उसको नजर नहीं आना चाहिए कि गोंगलू बच्चे हैं, नो डाउट। एक्चुअली डाटा ज्यादा होने की वजह से इस सवाल में तो मसला है। मैं इस सवाल को इसलिए बहुत पसंद कर रहा हूँ, ये मेरे फेवरेट सवालों में से एक सवाल है कि जिसमें उसने आपको मैक्सिमम लेवल पे हर केस में दो दो बातें घुमाई हैं ताकि आपको खूब तंग किया जाए। तो ये सवाल आपको 3 से 4 दफा करना है, मुख्तलिफ औकात पे करना है। एक दिन में नहीं करना, 3 दफा कर लो तो रटा ही ला लो सवाल का। 3 से 4 दफा डिफरेंट औकात में करना है और हर दफा सफा साफ लेना है, प्रिंटेड या मोबाइल पे, कोई चीज ऊपर
ना लिखी हो, ताकि आप दोबारा साफ सुथरा पढ़ें तो आप फिर भूल जाएं कुछ ना कुछ। तो वो ऐसा ही होगा, जब आप लिखे हुए सवाल के ऊपर करेंगे तो वो तो आपके सामने जब वो लाइन भी लगी हुई है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये इसका मतलब सर ने ये बताया था। लेकिन अगर आपको नीट एंड क्लीन सवाल दोबारा पकड़ा दिया जाए तो डेफिनेटली आपको शायद वो पुरानी बात तो याद आ जाए, कोई नई भूल जाओ, या वो पॉइंट जो पहले सही कर दिया था शायद इस दफा क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो ये सवाल रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा है। एक तो इसमें लर्निंग कर्व है, दूसरा इसमें वेस्टेज वाला पॉइंट है, तीसरा इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर भी दो दो ऑप्शन है हर पॉइंट की तकरीबन। ले जी आखिरी पॉइंट पर आ जाए, फिर हम आगे जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं इस सवाल को इसलिए पसंद कर रहा हूं कि वो आपको ऐसा एक सुथरा सवाल अगर बंदे ने किया हो, नो डाउट कि टाइम तो बहुत ज़ाया कराता है लेकिन कॉन्फिडेंस देता है बहुत। अगर आपका एक भी पॉइंट सही हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस होना जी। हाँ जी, थर्ड पॉइंट पर आए जरा। किसी बच्चे को थर्ड पॉइंट समझ आया था? बताओ भाई क्या कहता है वो, बस आपने एक्सप्लेन करनी है सिचुएशन। हाँ पढ़ के बता दो, लेकिन क्रक्स बताने, तुमने इंग्लिश नहीं पढ़नी मेरे सामने, इंग्लिश तुम अपने माइंड में पढ़ो। शाबाश। ये बुलेट नंबर 3, ये सेमी स्किल्ड का है, पढ़ो। बस पहले मुझे ये तो बता दो टोटल घंटे कितने चाहिए। 1.5 आवर चाहिए तो 1.5 इंटू 3500 यूनिट्स के हिसाब से 5250 घंटे चाहिए। चलो आगे फिर अब आपने खुद पढ़ के सारी सिचुएशन मुझे इलेबोरेट करनी है, मुझे समरी बतानी है क्रक्स, मुझे इंग्लिश ना पढ़ के बताना ये सर इसमें मैक्सिमम 3 सिचुएशन है या मैक्सिमम इसमें 4 है, उन 4 के अंदर 2 ये बातें, ये सारा इस तरह बताना है। हम्म। ठीक है, कर लिए कि नहीं? दोबारा पढ़ो। तो फिर ये पेपर का सवाल है, पेपर में क्या करेगा? जी, कौन कौन सी? 3 ऑप्शन ही है। पहली तो दस दो पॉइंट, पहली तो सौखी है। शॉर्टेज नहीं है, ना ना ना, अवेलेबल है। नहीं, उसने कहा था शॉर्टेज की वजह से पूरे घंटे नहीं मौजूद, सिर्फ 4000 मौजूद है। हमें 4000 नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए 5250 घंटे। हाँ असल में 4000 मौजूद है, अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ ठीक है। और हाँ जी, और हम्म, बताओ भाई बताओ, शाबाश। आप नहीं बताना है भाईजान। इंग्लिश, यहाँ तक आप आ चुके हैं ये, अल्टरनेटिवली से आगे सही बताया, यहाँ तक आगे। हम्म, किन सारों को? नहीं गलत, ये नहीं है मसला, 5250 का है ही नहीं। 4000 घंटे तो मार्केट से अवेलेबल है, मसला 1250 का है। हाँ सिचुएशन आपको समझ नहीं आई, ये नहीं है,
सिचुएशन नहीं, वो तो फिर सबके लिए यार, तुम अकेले तो नहीं हो। हाँ, सबके लिए है और ये ऐसे ही आनी है। अच्छा, 5250 घंटों के लिए। जी जनाब, कोई बताना चाहे? कोई? आपको भी? जी आप बताएं, चलें। नहीं वो साहब ठीक है, जिसको मैं अभी छेड़ रहा था थोड़ी देर पहले। जी एक में आप उनको ओवरटाइम दे सकते हो 50% हायर रेट। नहीं, स्टार्टिंग से बताएं, क्योंकि इन्होंने ना सारा एक्सप्लेन नहीं किया पहले, बस वो तो मेरे साथ ही लगे रहे हैं। हम्म, जी टोटल 5250 घंटे चाहिए। तो 5,250 घंटों में से 4,000 हमारे पास है। नहीं है, नहीं, हमें मार्केट से बंदे अवेलेबल होंगे, हम उन्हें जरूरत के मुताबिक हायर कर सकते हैं। और भाई इधर देखो, अब तुम्हें तुम्हारे लिए बता रहे हैं वो। तो 5000 में से 4000 घंटों के लिए तो लेबर बड़े आराम से मार्केट से अवेलेबल होगी। कौन सी लेबर? सेमी स्किल्ड। आगे? जो 1250 आवर्स है, उसके लिए हमारे पास 3 से ऐड कर रहे हैं। यहाँ तो हमने ओवरटाइम दे दिए 50% ज्यादा। हाँ, 1250 घंटे के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम इन्हीं सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, जिन्हें हम 4000 घंटे के लिए मार्केट से लाएंगे, इनको ओवर टाइम पे करके काम करा ले उनसे। ओवर टाइम पे करके क्या करा ले? काम करा ले। तो ओवर टाइम पे करके आप 1250 घंटे के लिए काम कराएंगे, और ओवर टाइम का जो पे रेट देंगे वो नॉर्मल रेट से कितना ज्यादा होगा? तो यानी 900 रुपये पर आवर दे दे। अच्छा, उसके बाद ये बताइएगा वैसे आता कितना है ये? 1250 इंटू 900 घंटे। जी आगे और? हाँ, वो कहता है सेमी स्किल्ड से काम कराने की बजाय और सस्ती लेबर पे चले जाओ। वो और सस्ती लेबर कौन सी है? हमें वैसे चाहिए अनस्किल्ड नहीं, हमें कौन सी चाहिए? सेमी स्किल्ड चाहिए, लेकिन आपको और अनस्किल्ड पे जा सकते हैं। अनस्किल्ड के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो क्योंकि तजर्बाकार लेबर नहीं है, तो वो सेमी स्किल्ड के मुकाबले में जो टाइम कंज्यूम करेगी वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, यानी सुस्ती से काम करेंगे वो लोग, उनका तजर्बा नहीं है ना। आपको असल में सेमी स्किल्ड चाहिए, लेकिन आपको मुतबादिल कौन सी ले रख सकते हो? 1250 घंटे के लिए अनस्किल्ड से काम करवा सकते हो। और इसके अंदर 2 ऑप्शन कौन सी थी? एक ये है कि 1250 को 300% ज्यादा कर। हाँ, वो 300% ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वर्कर को ट्रेनिंग दिए बगैर काम करा रहे हैं, और अनस्किल्ड से ट्रेनिंग के बाद काम कराएंगे तो वो टाइम थोड़ा उनका क्या हो जाएगा। तो वो काम जो इन्होंने 1250 घंटों में करना है सेमी स्किल्ड ने, वही काम अगर अनस्किल्ड से कराएं तो वो 300% टाइम लेंगे। रेट 300% नहीं लेंगे, टाइम 300% लेंगे, और रेट उनका कम है। अनस्किल्ड का रेट मेरा ख्याल है 200 रुपये है। 7 लाख। या वो कहता है ये नहीं करना तो उनको ट्रेनिंग दे के उनसे ही काम करा लो, उन्हीं अनस्किल्ड से ट्रेनिंग के बाद काम कराओ, लेकिन उससे टाइम 300 की बजाय कितने परसेंट होगा? 250%। घंटे का 250% लगेगा आफ्टर ट्रेनिंग, और 200 रुपये का रेट पे करना है, लेकिन साथ ट्रेनिंग का खर्चा भी होगा। ट्रेनिंग का खर्चा कितना है? तो ये टोटल कितना बनता है? 9,25,000। तो मसला 1250 घंटे का है, 4000 घंटों का नहीं है। सारी स्टोरी 1250 घंटे के लिए एक्सट्रैक्ट की है। सवाल नहीं पढ़ना आता तुम्हें, तुमने परेशान नहीं होना डिसीजन मेकिंग में, बता दूं। तो तैयार रख 5000 रुपया, ये तैयारी कर जाके। तो इन दोनों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन है? 50, और इधर से भी ये बेहतर, सबसे सस्ती है ये तो।
तो 3 नहीं बन रही, पहले 2 बन रही थी और उस 2 के अंदर फर्दर 2 थी कि अनस्किल्ड हायर कर लो या सेमी स्किल्ड से करवा लो, और अनस्किल्ड को हायर करोगे तो वहां पे भी 2 ऑप्शन है, या ट्रेनिंग के बगैर काम करा लो या ट्रेनिंग के बाद काम करा लो। ये सारी सिचुएशन है, सिर्फ रीडिंग थी और कुछ नहीं थी। बाकी इनमें से तीनों में से या इन दोनों में से पहले कम देखो, फिर इसको इससे कंपेयर करो। जहां कॉस्ट कम है तो वो यही सबसे कम है, और ये पूरी 24 लाख देनी है। मेरा ख्याल है ये 24 लाख ही बनती है ना, 4000 घंटे इंटू 600 रुपए, 24 लाख। ठीक है, समझ आती है बात आपको? नहीं समझ आती? अच्छा, एक बात जो हम करेंगे अब आगे, रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला ये टॉपिक तो खत्म हो गया हुआ है, बस इसमें अब जितने सवाल हैं वो सारे अब आपकी असाइनमेंट है। कल मैं आपको 2 सवाल और दूंगा, उनका सोल्यूशन नहीं होगा, 2 से 3 सवाल रिकॉर्डिंग वाले। हाँ वो मुझे याद नहीं रहे, सॉरी, वो मैं उन्हें कहता हूँ आज वो आपको कॉपी दे दें उसकी विद सोल्यूशन। तो जो रिकॉर्डिंग वाले हैं उसके अलावा मैं आपको 2 से 3 सवाल दूंगा और उनका सोल्यूशन मौजूद नहीं होगा, वो आपने करने हैं। तो मैं किसी एक को 2 को बुलाऊंगा, इंडिविजुअली आप चेक कराएंगे, वो क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, क्लास में कोई बात नहीं होगी उनके मुतालिक, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, वो आपको टेस्ट से पहले पहले करने हैं ताकि टेस्ट की तैयारी भी हो जाए और आपको अनसीन सवाल पढ़ना भी आ जाए। अच्छा, हाँ मसला है इसको टच नहीं चलता। हम्म, अच्छा ये जरा देख लें आप, ये आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है मार्किंग स्कीम या मार्किंग प्लान उसे कहते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हम इसका मार्किंग प्लान देखें तो ये 2020 का क्वेश्चन था। आपको ये मार्किंग प्लान नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आई कैप के मार्किंग प्लान को इतना अच्छा नहीं होता, उन्होंने चेकिंग लेकिन इससे हटके भी की होती है, वो उनकी मर्जी होती है जितनी मर्जी डिटेल से करें। हम इसी को अगर सही मान लें तो इसमें जो मशीनरी वाला पॉइंट था उसके कितने मार्क्स थे? ये जो कल किया आपने सवाल, इसमें मशीनरी वाला पॉइंट सही ट्रीट करने के कितने मार्क्स थे? अगर आपका ये वाला पॉइंट ठीक हुआ है तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को 3 मार्क्स अवॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके, उसने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग। जब मैं 2 ऑप्शन को कंपेयर करता हूँ और उन दोनों में से या हायर ऑफ लेता हूँ या दोनों में से क्या लेता हूँ, जब मैं वो लिखता हूँ ना लोअर ऑफ 1 और 2, तो वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो ये कंपैरिजन करना, दोनों की कैलकुलेशन करना, फिर उनमें से लोअर कॉस्ट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करके दिखाना, ये डिसीजन मेकिंग होती है। तो वो कहता है मशीनरी वाले पॉइंट के 3 नंबर हैं, तीनों मटेरियल्स के कितने नंबर हैं? 6.5 तकरीबन, 2 सवा 2 नंबर, या पेनल्टी वाला वो था शायद उसके 3 नंबर हो इस तरह। लेबर के जितने पॉइंट्स हैं ये लर्निंग कर्व वाला और दूसरे सारे मिला के इसके कितने नंबर हैं? 9। इसमें लर्निंग कर्व के 3 से 4 नंबर होंगे, यानी जो लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन करके आपने 2 पॉइंट समथिंग आवर्स निकाले हैं उसके 3 से 4 नंबर होंगे, बाकी फिर उसके अलावा है। लेकिन ये अगर ACCA होता तो ACCA वालों ने सेमी स्किल्ड की अलहदा की होगी और अनस्किल्ड की या स्किल्ड लेबर की अलहदा की होगी, बल्कि उन्होंने हर पॉइंट की अलहदा अलहदा की होती है डिवीजन। उनकी मार्किंग स्कीम 1 या 2 नंबर की होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, इस तरह बड़ी लंबी होती है। ये आई कैप की मार्किंग स्कीम जो है ये ज़रा ब्रीफ होती है,
और नंबर एक पॉइंट के कई दफ़ा क्या देखें, अब ये 9 नंबर ये सही नहीं है, मतलब इसमें अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि मेरे लर्निंग कर्व वाले पॉइंट के सही होने के कितने नंबर होंगे। अब बच्चे 9 नंबर काट लेंगे, हालांकि कटने 9 नहीं है आपके। अगर आपका लर्निंग कर्व सही है तो उसके नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड सब खिचड़ी पका के नंबर आई कैब ने शो किए हैं। हालांकि चेकिंग रियलिटी में ऐसे नहीं होती, क्योंकि इसने अपनी मार्किंग प्लान के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ गाइडेंस के लिए स्टूडेंट की, हम और भी मार्किंग प्लान्स को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशंस। वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में कैसे थे, अगर आप देखें तो वेरिएबल ओवरहेड उसने क्वेश्चन में दिए हुए थे 25 रुपए पर आवर, नहीं सॉरी 125 रुपए, और स्किल्ड वाले आपने जो लर्निंग कर्व से निकाले थे वो थे 2112 पॉइंट समथिंग आवर्स थे, 2112 पॉइंट, मतलब है आपने सिंपली 125 रुपए को मल्टीप्लाई बाय ये करना था तो ये आ जाना था, ये एक नंबर है। अब आपके अगर बाय चांस लर्निंग कर्व के घंटे भी गलत हों, मिसाल दे रहा हूँ, फिर भी आपको ये 125 को इंटू गलत आवर से मल्टीप्लाई करने का भी नंबर मिलेगा, क्योंकि उसका एक पॉइंट उसके प्रोसीजर के नंबर है। 125 रुपए इंटू ये एक्यूरेट आवर्स होने की कोई गारंटी नहीं है, तो आपके लर्निंग कर्व में अगर कोई गलती रह गई तो नंबरों की डिडक्शन आगे इस तरह ट्रांसफर नहीं होगी, आपको फिर भी नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा आप देखें, एक बड़े हैरानी की बात है, एक ऐसे पॉइंट के भी नंबर हैं जिसके लिए कोई अकल या बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये आखिरी देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनिमम प्राइस, यानी वो जो मैंने कहा था ना टोटल रेलेवेंट कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करो ताकि पर यूनिट, उसका भी इन्होंने क्या रखा हुआ है, हाफ नंबर। अब आपका पूरा सोल्यूशन गलत है, आपने मिनिमम प्राइस भी गलत निकाली है, लेकिन आपने बाद में उसको डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दिया है, तो वो पर यूनिट निकालने का आपको हाफ नंबर मिल रहा है। तो बाज दफा गलत सवाल को मुकम्मल करने के अंदर भी कई दफा ऐसे नंबर होते हैं जो हमें तो दिल नहीं चाह रहा होता, यार मुझे लग रहा है कि गलत है, मैं क्या इसको मुकम्मल करूं, हालांकि आपके पास टाइम भी होता है, लेकिन इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है जिस वजह से वो फिर मुकम्मल, तो हम कहते हैं प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट। गलत का भी कई दफा प्रोसीजर छापे, क्योंकि शायद उसमें भी कहीं ना कहीं नंबर आई कैप ने प्रोसीजर के रखे हो जिनमें एक्यूरेसी इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोसीजर, अब ये प्रोसीजर के मार्क्स हैं, अब ये वेरिएबल ओवरहेड में भी प्रोसीजर के नंबर होने हैं, क्योंकि आपके लर्निंग का गलत हुआ तो इसलिए तो लाजमी गलत होना है। कोई हो सकता है ऐसा बच्चा जिसका लर्निंग का में लेबर और गलत है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में आकर सही हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए आई कैप ने यहाँ पे भी किस चीज के मार्क्स रखे हुए हैं, प्रोसीजर के। तो मार्किंग प्लान कहते हैं इसको, ये आई कैप की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। तो हर अटेम्प्ट पास पेपर का जब आप सवाल करेंगे ना रिवीजन में, तो बार बार ये मार्किंग प्लान देखते जाएं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो पॉइंट आपके सही है उसके नंबर आप अपने आप को अवॉर्ड करें, और जिसकी गलत है तो समझ लें वो कट गया आपके। अब आपका लेबर वाला पॉइंट अगर गलत था और आपने अपने 9 नंबर भी काट लिए, फिर भी आपके नंबर कितने बचते हैं, 3, 6, 9, 10, तकरीबन 11 नंबर फिर भी बचते हैं। लेबर का सारा ही गलत भी कह दूं ना तो फिर भी आपके 11 नंबर हैं जो आपको 11 में से मार्क्स मिल सकते हैं। कई दफा आप इसका टोटल करेंगे ना तो टोटल सवाल में 20 नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे 22 नंबर आ रहे होंगे टोटल, ऐसा भी होता है कई दफा। अब ये 2 नंबर क्या है, एक्चुअली इसको बोलते हैं अवेलेबल मार्क्स, यानी मैक्सिमम नंबर 20 मिलने हैं, लेकिन अगर आपके नंबर कट सके तो 2 नंबरों की गलती करने की आपको इजाजत दी गई है, कुशन दिया गया है। मुश्किल सवालों में कई दफा ये रखा जाता है, फाइनल में तो बहुत ज्यादा होता है, 4-4 नंबरों का गैप होता है कि फ्रंट पे जो प्रिंटेड नंबर है वो कम है, लेकिन जब टोटल कर रहे हैं तो ये नंबर क्या बनते हैं, ज्यादा। इसका मतलब है कि आपको गलतियां करने की क्या दी जा रही है, थोड़ी इजाजत दी जा रही है, कि अगर आप 4 नंबर की या 2 नंबर की गलतियां भी कर लें तब भी आप पूरे नंबर लेने के हकदार पाए जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये भी होता है कई दफा। आपने इसीलिए, चाहे आपको लग रहा है कि मुझे सवाल नहीं आ रहा, नहीं आता, मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी आप प्रोसीजर सही करें। फिगर्स इनएक्यूरेट हो सकती हैं, प्रोसीजर्स मस्ट बी राइट, ये मैं बताना चाह रहा हूं। हमने जो आज टॉपिक शुरू करना है वो है चैप्टर नंबर 16।
छोड़ दे जी, नोट्स आ जाए इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ जी। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर कौन सा है? 16। डिसीजन, आई कैप की किताब के मुताबिक 16 चैप्टर है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। लिखें जी कॉपी पे, बैठना नहीं। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, बेटा ये चैप्टर हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, वो चैप्टर नंबर 15 था। तो पेपर में 15 में या 16 में से एक सवाल आएगा लाजमी। 15 या 16 में से एक सवाल लाजमी आना होता है, और आना भी सेक्शन बी में, और आना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 से ज्यादा नंबरों का। तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में इसमें हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पर छोटे छोटे डिसीजंस पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर 3 से 4 डिसीजंस का कॉम्बिनेशन है, और हर डिसीजन एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये चैप्टर जो है ये 3 से 4 छोटे छोटे डिसीजंस का कॉम्बिनेशन है। हर डिसीजन खुद इतना फेमस नहीं है, लेकिन ओवरऑल चैप्टर वैसे फेमस है, क्योंकि कभी भी कोई भी डिसीजन में से सवाल आ जाता है। तो इसमें जो पहला डिसीजन है जो हम आज शुरू करने जाएंगे वो है आउटसोर्सिंग डिसीजन। और ये सारे डिसीजन रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे सॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहला डिसीजन जो है वो कौन सा है? आउटसोर्सिंग। उसके बाद है कॉन्टिन्यू और शट डाउन, यानी हम अपनी प्रोडक्ट को चलाएं या बंद कर दें। कॉन्टिन्यू और शट डाउन डिसीजन। हाँ जी, कॉन्टिन्यू और शट डाउन। उसके बाद एक डिसीजन है फर्दर प्रोसेसिंग। मैंने आपको कहा ये असल में चैप्टर छोटे छोटे डिसीजंस को मिला के बना हुआ है। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। चौथा इसमें है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। इसमें से वैसे पिछली दफा आ चुका है, पहले तो ये मैं पहले करवाता रहा हूं, तो इस दफा ये मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि फिलहाल इस अटेम्प्ट के लिए मुझे लगता है शायद इसमें से आए, शायद। छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आई कैब ये धोखा दे देता है कि दोबारा उस चैप्टर में से पूछ लेता है। तो पिछली दफा बच्चों का ये सवाल अच्छा नहीं रहा। तो ये फेमस तरीन टॉपिक, पिछली दफा इसकी उम्मीद थी आ रहा है। तो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन के अंदर फर्दर दो हैं, नो एक्सटर्नल सप्लायर के साथ, मतलब इसके अंदर फर्दर दो सब टॉपिक्स हैं, नो एक्सटर्नल सप्लायर और विद एक्सटर्नल सप्लायर। और आखिरी डिसीजन कौन सा है वो आप पढ़ाए हुए हैं, अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं, वन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ाए हैं, मैंने बल्कि पढ़ाई सारी रेलेवेंट कॉस्टिंग इसकी बेस पे है। वन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन। तो ये टोटल आपके 5 डिसीजन हैं, यानी जो आपका चैप्टर 16 है आई कैप की बुक का, आई कैप की बुक का चैप्टर 16, चैप्टर नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। इस चैप्टर के अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पर ये आपको डिसीजंस पढ़ने हैं। तो आज जो हम डिसीजन शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है आउटसोर्सिंग डिसीजन। हाँ जी, ये आपके 5 से 6 डिसीजंस हैं। तो आउटसोर्सिंग है पहला, दूसरा कॉन्टिन्यू और शट डाउन, तीसरा फर्दर प्रोसेसिंग। वैसे मैं इस दफा के लिए अगर कहूँ तो मेरी फोरकास्टिंग ये है कि इस दफा इसमें से आएगा कॉन्टिन्यू और शट डाउन में से। बाकी फोरकास्टिंग है, गलत भी हो सकती है, मैं कोई पेपर बनाता नहीं,
गैस करता हूँ, वो नॉर्मली मोस्टली वो गैस अप्लाई हो जाता है, आ भी जाता है वो सवाल, लेकिन समझ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जो शरारतें करता रहा है बच्चा, तो वो क्या करेगा? हैं? अच्छा जी, कहते हैं सवाल बड़ा लेंथी है, मुझे भूल जाता है। अच्छा, तो डिसीजन मेकिंग में पहला कौन सा है? आउटसोर्सिंग डिसीजन। अच्छा सुन लें, ये नोट्स में हम आते हैं, बस थोड़ा सुन लें, 5 मिनट की बात है। आउटसोर्सिंग डिसीजन क्या होता है? इसको मेक और बाय डिसीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? मेक और बाय। एक्चुअली इसमें ये होता है कि आपको क्वेश्चन है जो प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट को खुद क्या करता है, उसको ऑप्शन मिल रही है, उसके पास प्रपोजल है कि वो खुद बनाना छोड़ के ओपन मार्केट में से सप्लायर से क्या कर सके, उसको परचेज कर सके। यानी मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के बाइंग की तरफ चला जाए। या उल्टा सवाल भी आ सकता है कि वो आपसे ये कहे कि प्रेजेंटली वो बाय कर रहा है, लेकिन वो बाइंग को छोड़ के क्या करना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है, और पूरी क्वांटिटी जितनी भी आपकी हर साल की रिक्वायरमेंट होती है ये 1 साल की, वो पूरी क्वांटिटी बना रहा है, बनाना छोड़ने के बाय करने की तरफ जा रहा है। या सवाल क्या आ सकता है, बाय कर रहा है और वो बाइंग छोड़ के किस पे जाना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे। आपने एडवाइस करके उसको ये बताना होगा कि क्या वो खुद बनाता रहे या वो ओपन मार्केट से बाय कर ले। ठीक है, तो अब ये सवाल में आपने बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग के मुतालिक डिसीजन लेना है कि वो खुद बनाए या बाजार से ले ले। अब इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। ये 2 टेबल्स की शक्ल में भी हो सकता है, ये एक टेबल की शक्ल में भी सॉल्व हो सकता है। मैं जो फॉर्मेट करवा रहा हूँ वो एक टेबल की शक्ल में है। तो आउटसोर्सिंग डिसीजन पर अगर हम आते हैं, तो आप अपने नोट्स का पेज ओपन करें, आपको 262 पेज है जी आपके नोट्स का, उसको ओपन करें। अगर हम उसकी तरफ आते हैं तो जी, पेज के नोट्स के पेज नंबर 262 पर अगर आप आए, तो आउटसोर्सिंग डिसीजन क्या है, मिल गया सबको? क्या कहता है? वो कहता है इसकी क्या डेफिनेशन है कि कंपनी ने ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी वेदर टू मैन्युफैक्चर एंटायर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या कंपोनेंट। कंपोनेंट पुर्जे को कहते हैं जो आपका रॉ मटेरियल है। ये डिसीजन प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, ये डिसीजन किसी रॉ मटेरियल पुर्जे कंपोनेंट के लिए भी हो सकता है कि कंपनी एंटायर क्वांटिटी इन हाउस बनाए या सारी क्वांटिटी किससे परचेज कर ले, एक्सटर्नल सप्लायर से परचेज करने को सब कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। एक्सटर्नल सप्लायर से परचेज करने को सब कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है, रट्टा नहीं लगाना, बस पढ़ ले, ये आपसे पूछनी नहीं किसी ने कि डेफिनेशन क्या होती है। आपको तो टॉपिक पता हो कि स्टोरी क्या होगी, कि वो आपको ये पूछना चाह, एडवाइस करना चाह रहा होगा कि आप बताएं एडवाइस कैलकुलेशन करके कि कंपनी को क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के बाइंग पे जाना चाहिए कि नहीं, या वाइस वर्सा। तो मैंने कहा जी क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की बेस पे होगा, और क्वेश्चन में 2 सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिनेरियो पेपर में आएगा। आपके नोट्स में ये ऊपर नीचे लिखे हुए सिनेरियो, यहां मैंने आमने सामने लिखे हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि कंपनी प्रेजेंटली मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के कंपनी किस पे जाना चाह रही होगी, बाइंग पे। तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रेजेंट सिचुएशन कहते हैं, और बाइंग को कहते हैं प्रपोज सिचुएशन। बाइंग को क्या कहते हैं? तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के किस पे जाना चाह रही है, बाइंग पे। तो मैन्युफैक्चरिंग का सारा जो खर्चा है मैन्युफैक्चरिंग का वो सेव होगा, और वो रेलेवेंट इनकम के तौर पे नजर आएगा टेबल में। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है उसको आपने एज अ सेविंग लेना है, रेलेवेंट इनकम में क्या लेना है, सेविंग इन रेलेवेंट इन हाउस
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और जो बाय करने का खर्चा है, जो कि असल में प्रपोज सिचुएशन है, बाय करने का खर्चा वो आपके किस में आएगा, रेलेवेंट एक्सपेंसेस में। यहाँ क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा दूसरी साइड पे, बाइंग को छोड़ के अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाह रहे हैं तो बाइंग का खर्चा सेव हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आपके दायरे की क्या होगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिर्फ उल्टा सॉल्यूशन करना है और कोई चेंज नहीं आएगा। मोस्टली 99% आई कैप में, बल्कि 100% आई कैप में यही आया हुआ है, ये वाला। मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के किस पे जाना चाह रहे हैं, बल्कि आई कैप की किताब ने डिस्कस ही सिर्फ इसको किया है, दूसरी साइड को डिस्कस नहीं किया। लेकिन सवाल आ सकता है कभी भी मुस्तकबिल में कि वो आपसे ये कह सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाह रहे हैं बाइंग को छोड़ के, तो लेकिन सवाल तकरीबन वैसा ही सॉल्व होगा। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का टेबल बनाना है, टेबल की ये शेप होगी ये। अब आपने ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का टेबल है, आपने इस टेबल को याद रखना है। लेकिन समझ लें मैंने ये टेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, ऊपर हेडिंग दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग टू बाइंग। क्या मतलब है मैन्युफैक्चरिंग टू बाइंग का, कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के, प्रपोजल क्या चीज है, बाइंग की तरफ जाना चाह रही है। तो हेडिंग देंगे रेलेवेंट इनकम, ये रेलेवेंट बेनिफिट्स किसको कहते हैं, रेलेवेंट इनकम्स को। अच्छा, और नीचे ये जो रेलेवेंट कॉस्ट है इसका मतलब रेलेवेंट एक्सपेंसेस है। अच्छा, अब ये जो मैंने आइटम्स लिखी है ना, ये लिस्ट फाइनल नहीं है, ये तो मिसालें हैं। ये लिस्ट कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम आइटम्स के नाम लिख दूं, तो ये लिस्ट छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा आपने सेंस क्वेश्चन के मुताबिक इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये अप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले आप जिस प्रोडक्ट को, मसलन मैं प्रोडक्ट एक्स को बनाना छोड़ रहा हूं और मैं चाह रहा हूं क्यों ना मैं प्रोडक्ट एक्स को मार्केट से क्या करूं, परचेस करूं, तो होगा क्या, जो प्रोडक्ट एक्स को बनाने पर मटेरियल लगना है फ्यूचर में, माजी का नहीं, जो फ्यूचर में मटेरियल लगना है उसको बनाने पर, वो अगले साल से मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। किसकी, एक्स की। प्रोडक्ट एक्स को बनाने का मटेरियल सेव होगा, प्रोडक्ट एक्स को बनाने की क्या कॉस्ट सेव होगी, लेबर कॉस्ट। और प्रोडक्ट एक्स को बनाने के यानी हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट सेव हो जाएगी प्रोडक्ट की, जिसको आप बनाना छोड़ के किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, खरीदने की तरफ जा रहे हैं, उसकी बनाने की हर कॉस्ट सेव हो जाएगी, वेरिएबल नेचर की। ठीक है, समझ आ रही है। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि पेपर में बाय चांस 3 मटेरियल है, मटेरियल ए भी लगता है उस पर, बी भी लगता है, सी भी लगता है, तो बेटा आपने तीनों मटेरियल की सेविंग 1 बाय 1 लिखनी है। वहां हो सकता है कि लेबर एक तरह की ना हो, लेबर कितनी तरह की हो, 2 तरह की, 3 तरह की, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। इज इट क्लियर। तो ये जो मटेरियल सेव होगा ये प्रोडक्ट एक्स का होगा जिसको आप बनाना छोड़ देना चाह रहे हैं, लेबर भी उसी की सेव होगी, वेरिएबल एफओच भी उसी के सेव होंगे। आगे उसके बाद चौथे नंबर पे वो जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट होती है उसी को एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है वो फिक्स कॉस्ट जो स्पेशली आपके प्रोडक्ट के बनाने की वजह से हो रही हो। तो जब आप प्रोडक्ट एक्स को बनाना छोड़ेंगे ना, तो जितनी भी प्रोडक्ट एक्स से एसोसिएटेड फिक्स कॉस्ट है वो कम होगी, पूरे बिजनेस की कम नहीं होगी। वो उसकी मर्जी है, चाहे वो पूरे बिजनेस की कम कराता रहे, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। कराने को तो जो मर्जी एग्जामिनर करा दे, लेकिन होता यह है कि जब आप प्रोडक्ट एक्स को बनाना छोड़ेंगे तो उसके लिए जो सुपरवाइजर आपने रखे होंगे उनको फारिग कर देंगे, सैलरियां खत्म, आप स्टोर रूम उसके लिए छोड़ देंगे, उनके फिक्स रेंटल खत्म हो जाएंगे। तो आपकी जो उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड फिक्स कॉस्ट है जिसको एट्रीब्यूटेबल कहा गया है, क्या कहा गया है, यहाँ एडिशनल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा, एट्रीब्यूटेबल या एसोसिएटेड फिक्स कॉस्ट, जो स्पेशली उस प्रोडक्ट की वजह से होती है, वो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और ये फिक्स कॉस्ट सेव हो रही है, और ये किसकी है, ये भी एक्स की है, मिसाल के तौर पर ये भी एक्स प्रोडक्ट की है, ये भी एक्स की, और ये भी एक्स की है।
उसके बाद ये नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन का मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही है। ये क्या होगा? स्टोरी कुछ भी बना सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। वो आपसे ये कहेगा जब आप प्रोडक्ट एक्स को बंद करेंगे तो आपके वर्कर फारिग हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री स्पेस फारिग हो जाएगी, आपकी मशीनरी फारिग हो जाएगी, तो आप उस फ्री मशीनरी पे फ्री लेबर से एक नई प्रोडक्ट बनवाएंगे और उस नई प्रोडक्ट को बना के बेचेंगे। मसलन वो नई प्रोडक्ट है वाई। कौन सी प्रोडक्ट है? तो वो जो वाई प्रोडक्ट आप नई बना के बेचेंगे फ्री टाइम में वर्कर के, उस वाई प्रोडक्ट को बेचने से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा वो लिखा जाएगा एज अ रेलेवेंट बेनिफिट। समझ आ रही है बात आपको? एक्स हम बना रहे थे, हम एक्स को छोड़ रहे हैं बनाना। क्यों छोड़ रहे हैं बताएं? हम उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो जब वो खाली होगी फैक्ट्री रिसोर्सेज तो उनसे आप कोई नई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो क्या नई नहीं बनानी, किसी पुरानी प्रोडक्ट को ज्यादा बना के सेल करेंगे, चाहे नई बनाएं चाहे किसी और अदर प्रोडक्ट की सेल ज्यादा करें। इन एनी केस अदर प्रोडक्ट्स का क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं इसको। उतना पोर्शन आएगा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, पुराने वाला नहीं आएगा। मतलब हम उसके पहले 8,000 यूनिट बेच रहे हैं प्रोडक्ट के अदर के, अब हम 10,000 यूनिट बेचेंगे तो जो 2,000 इजाफी यूनिट बेचेंगे उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे। और वो 2,000 क्यों बेच रहे हैं हम इजाफी? क्योंकि जो प्रोडक्ट एक्स है वो अब हमने बनाना छोड़ दिया है, ये छोड़ रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको? जो बात भी आपने लिखनी है वो आप अपने नोट्स पे ऐड उड करते जाए ताकि बाद में भूलना जाइए, आपको बाद में समझ नहीं आनी कि ये क्या चीज है। ये अभी समझ आ रही है क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, मैं सिचुएशन भी इलेबोरेट कर रहा हूँ। वहां सिचुएशन आपको खुद से वो देखना पड़ेगा कि कहाँ आ रही है। बाकी कुछ बच्चे नहीं भी ये स्टेटमेंट याद करते, वो कहते जो सवाल में दिया होगा लिख देंगे, इसको कोई मसला नहीं, उनकी रेलेवेंट कॉस्टिंग स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, आखिरी चीज मैंने क्या लिखी है, अब वो क्योंकि जबरदस्ती भी तो कुछ चीजें आ सकती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। मसलन वो आपसे कहेगा कि जब आप प्रोडक्ट एक्स को बंद करेंगे तो उसकी वजह से पूरे बिजनेस में कहीं भी कोई कॉस्ट बच जाए, कोई फायदा हो जाए, तो वो भी रेलेवेंट बेनिफिट लेना है। वो एक्स का नहीं हो रहा, वो वाई का नहीं हो रहा, बल्कि कहीं भी पूरे बिजनेस में एक्स को बंद करके खरीदने की वजह से कोई भी बेनिफिट हो जाए, कोई भी अदर बेनिफिट हो जाए, वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे वो कह दे जी हम फैक्ट्री का कुछ पोर्शन किराए पे दे देंगे, हालांकि किराया तो हमारी बिजनेस की इनकम वैसे है रूटीन की, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट एक्स की आउटसोर्सिंग या बंद करने की वजह से जगह खाली हो रही है और हम किराए पे दे रहे हैं, तो वो रेंटल इनकम भी यहाँ पे शो कर देंगे। हालांकि रेंटल इनकम प्रोडक्ट एक्स पे तो नहीं लगनी, लेकिन वो एक्स की वजह से लग रही है, आपका रेंटल इनकम आ रही है तो एक्स की आउटसोर्सिंग से, या कोई कॉस्ट लगनी हो या कोई सेविंग हो या कोई और बेनिफिट हो, इस अदर बेनिफिट की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो इसमें? समझ आ रही है आपको? ये चारों पॉइंट्स किसके हैं? जिस प्रोडक्ट को आप बंद करके खरीदना चाह रहे हैं, ये किसी अदर प्रोडक्ट के हैं, ये भी किसी अदर जगह पे पूरे बिजनेस में कहीं पे भी कोई सेविंग आ जाए। उसके बाद जो नीचे रेलेवेंट एक्सपेंसेस हैं उनमें परचेज कॉस्ट है, यानी जो चीज की असल प्राइस है, उसको लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सादी नहीं है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जो रास्ते में चीजों की खरीदने के दौरान रास्ते में जो इंश्योरेंस कराई जाती है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बुला ले बिठा ले उन्हें जी। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये क्या होती है? किसी को पता हो? इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या होती है? क्वालिटी चेक, जी बिल्कुल। होता ही है कि जब आप कोई चीज बना रहे थे ना पहले, तो वो आपके कंट्रोल में थी। अब जब आप सप्लायर से खरीद रहे हैं तो अब आपको मसला ये पड़ेगा, पता नहीं
सप्लायर से जो आ रही है वो क्वालिटी वाली है कि नहीं है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसके लिए क्वालिटी चेकिंग करनी है, बंदे रखने हैं जो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे, तो उस पर खर्चा आता है जिसको क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट कहते हैं। उसके अलावा ये तो सबको पता होगा, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये सारे खर्चे किससे रिलेटेड हैं? परचेज से रिलेटेड है। जब आप परचेज करेंगे तो ये खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। जी जनाब, आप ये टेबल बनाएंगे, आप ये टेबल बनाएंगे, इस टेबल में ये रेलेवेंट सेविंग्स और माइनस ये कॉस्ट है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, अगर ये क्या आ जाए, तो जो आपका प्रपोजल था, बाइंग प्रपोजल था, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के बाइंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा प्रपोजल बाइंग का है, तो अगर नीचे पॉजिटिव आ जाए तो आप कहेंगे एक्सटर्नल बाइंग इज रिकमेंडेड। क्या कहेंगे? और अगर नेगेटिव आ जाए तो आप कहेंगे एक्सटर्नल बाइंग इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, फिर इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग ही करते रहेंगे। जी जनाब, समझ आ गई बात आपको? ये फॉर्मेट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे 4-4 5-5 आइटम लिखे हैं तो 5-5 हो, ये 10 भी हो सकती हैं और ये 2 आइटम भी हो सकती हैं। जी, ये वाला सवाल करें जी आप। शाबाश, ये छोटा सा एक सवाल है, ये करें फिर हमारी क्लास ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। चलो ओए, तुम सुस्ती फैला रहे हो इधर बैठ के, हैं? तुम्हें मैंने छुट्टी करा देनी है तुम्हारी? तुम पहली दफा कॉस पढ़े हो तो फेल हो के आए हो? तो बस हो दो फेल है। जो तेरी करतूते है ना, मुंह टडना पे है इतना बड़ा है, निंदर आ रही है तेरे, आवाजार बैठे हैं, तेरी सीट से तंगी ते नहीं है कोई? हैं? बेहतरीन है, ते फिर भी बेचैन है, तेरी रूह नू चैन नहीं है? क्या कहते हो? खाना नहीं खाया? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਹੈ? ਉਬਾਸੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਹਮ ਸਾਇਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਚੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਲਦੀ ਸੇ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। हैं? छुड़ोला आदमी, ओ गुंगलू, चलो जल्दी करो, जल्दी फिर जाएं, छुट्टी करें बस। कल इसकी प्रैक्टिस है, ये कल खत्म हो जाना, इसमें कुछ नहीं है, बस ये प्रैक्टिस है। ये तो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा पुराना है और मार्क्स ज्यादा है, इतना आसान सवाल नहीं आएगा अब आपको। जल्दी से करें शाबाश इसको। ये लफ्ज है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वाई मिसिंग है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, सितारा कंपनी है, आपने उसको एडवाइस करना है, तो जिस कंपनी के लिए आपने सवाल हल करना है उसका क्या नाम है? सितारा एंड को। तो टेबल बना के आपने कैलकुलेशन करनी, जल्दी कर लो जल्दी। लाओ दिखाओ, डिसीजन लिखा है? नहीं करो, कैलकुलेटर निकालो चलो। हाँ, ओ मस्तियां नहीं करनी, तुम शरारतें करते हो यार। किधर से आए हुए तुम? फैसलाबाद से आया है, इसीलिए ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, क्या कहता है? जल्दी कर लें जी, जल्दी कर लें, शाबाश।
5,000 वाला टीका लगना है इस दफा तुझे, यही तो बताएगा टेस्ट। तेरे पिछली दफा छड़ के ऐसी गलती की थी, वो मस्तियां करना पे हैं, इस दफा नहीं बचदा। हाँ ठीक है, डिसीजन भी लिखो ना, डिसीजन भी लिखो कि क्या एडवाइस है आपकी, कंपनी को क्या करना चाहिए, सितारा कंपनी को क्या करना चाहिए। हाँ, एक्सटर्नल बाइंग नहीं करनी चाहिए। प्रपोजल का लिखते होते हैं, प्रपोजल के लिए डिसीजन लिखते होते हैं। प्रपोजल ये था कि वो मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के बाइंग पे जाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए या बाइंग नहीं करनी चाहिए। चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी कर लो। हाँ जी, बाइंग नहीं करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ही कंटिन्यू को, मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं ना प्रेजेंट ये। हाँ जी, बाइंग नहीं करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ही करते रहे। एक्सटर्नल बाइंग इज नॉट रिकमेंडेड। चलो भी चलो, शाबाश। बस बाकी नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे। कल आपने क्या करके लाना है, कल वो क्वेश्चन मुकम्मल होना चाहिए आपका। कल कमांडो एक्शन है, वो क्वेश्चन कौन सा वाला जो कल कर रहे थे या जो आज मुकम्मल किया है, 10। ठीक है। और उसके अलावा वो जो मैंने ऑनलाइन क्लास में उस दिन रिकॉर्डिंग भेजी है, उसके सवाल ऑटम 17 का और स्प्रिंग 17 का, कल उनको कॉपी देनी है दोनों क्लासेस को। ऑटम 17 और स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन मैंने पिक्चर भेजी थी, लेकिन वो आई कैप का पास पेपर ले लीजिएगा मुझसे कल। पेपर लेके साथ सोल्यूशन लेके उसकी फोटोकॉपी देनी है, उस क्लास में भी इधर भी। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। घर से क्या करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 1 के 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 वो उसका रेलेवेंट कॉस्टिंग का। कल हमारा आउटसोर्सिंग, ये कल हम मुकम्मल कर देंगे आउटसोर्सिंग। इसमें कुछ नहीं है, बस ये इसके मुश्किल से मेरा ख्याल है 3 से 4 सवाल है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।